नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। स्क्रीन पर सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस क्लास में हम लोग राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो कैंडिडेट किसी भी कंपटीशन एग्जाम की वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो भी राजस्थान सर्विस पब्लिक कमीशन से संबंधित जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम है, रीट की भर्ती है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लगातार मैं राजस्थान के इतिहास को लेके डेली वीडियो पर वीडियो मैं अपलोड करता जा रहा हूं और बहुत ही सिलेक्टिव मटेरियल आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। ठीक है ना। अब से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो चढ़ा दिए हैं। आप पीछे जाके मेरे गुरुकुल क्लासेस 9261 को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर आपके पास सारे के सारे अपडेट मिलते रहें। और जितना मैं मटेरियल करवा रहा हूं, जो साथी मेरे को नहीं जानते हैं, हो सकता है कि वो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अपने लाइफ के अंदर तकरीबन 20 से 30 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। मैं 5 एग्जाम्स खुद फाइटर हूं और जितने भी मैंने टॉपिक्स समझाए हैं या मैं आपको समझाने वाला हूं, सारा का सारा सिलेक्टेड मैटर है। एग्जाम्स के अंदर आने वाले आए हुए बातों को ही मैं कन्वर्ज करता हूं, आपके साथ साझा करता हूं। पीछे वाले वीडियो में मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हम लोग मेवाड़ के इतिहास पर लगातार सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास को हमने जेतर सिंह तक पढ़ लिया था। जेतर सिंह जिसने इल्तुतमिश के साथ में भूताला का युद्ध लड़ा था और पीछे रीट एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन भी आया था। 1227 के अंदर वो युद्ध हुआ था जेतर सिंह बनाम इल्तुतमिश और उसमें इल्तुतमिश की पराजय हुई थी। जेतर सिंह मेवाड़ के इतिहास का एकमात्र वो राजपूत राजा है जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा है। इसके बाद जेतर सिंह का पुत्र आता है मेवाड़ पर शासन करने के लिए तेज सिंह। तेज सिंह को बड़ी बड़ी उपाधियां थी। उसको परमेश्वर कहा जाता था, महाराजा धीराज कहा जाता था, एक वो क्या बोलते हैं उसको, परम भट्टारक की उपाधि से भी उसको नवाजा गया था। ये तो उसकी उपाधियों की बात थी और आज तक के तेज सिंह के बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तेज सिंह के शासन काल की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 1253-54 के अंदर दिल्ली का जो सुल्तान था बलवन, उस टाइम का बलवन ने कहते हैं कि चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन तेज सिंह ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। ये उसके जीवन की कह सकते हैं या शासन काल की महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं 1253-54 के अंदर। ठीक है। अब तेज सिंह के बाद में उसका बेटा आता है समर सिंह। समर सिंह ने पहला काम तो किया था कि अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य में जीव हत्या पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया था। जीव हत्या पर उसने रोक लगाई थी। इसके अलावा कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है, प्रशस्ति जो है, उसके अंदर कहते हैं कि समर सिंह को शत्रुओं का अपहर्ता कहा गया है, शत्रुओं का नाश करने वाला, विनाश करने वाला। और एक आबू का जो शिलालेख है, उस आबू के शिलालेख में भी समर सिंह के बारे में कहा गया है कि वो तुर्कों से गुजरात का उद्धारक माना गया है। गुजरात के जो तुर्क राजा थे वो बार बार यहाँ पर अटैक करते थे चित्तौड़ के ऊपर और उनके हर एक अटैक को विफल किया था किसने? समर सिंह ने। ठीक है। समर सिंह के 2 संतान थे। समर सिंह के 2 संतान थी। समर सिंह खुद तेज सिंह का बेटा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और तेज सिंह जो था वो जेतर सिंह का बेटा था। तो समर सिंह के 2 संतान थी। दोनों संतानों के बारे में बताऊंगा। एक के बारे में हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन जो उसका बड़ा पुत्र था उसका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। समर सिंह का बड़ा पुत्र था कुंभकर्ण। ठीक है ना। अब इसको इतिहास में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि कुंभकर्ण ने जो अपना शासन स्टार्ट किया था वो किया था नेपाल के अंदर। कहते हैं कि नेपाल में गुहिल वंश की जो नींव डालने का काम किया था वो किया था कुंभकर्ण ने, जो समर सिंह का बड़ा बेटा है। ये नेपाल चला जाता है और वहां जाके गुहिल वंश की नींव डालता है। तो इंडिया में कह सकते हैं या मेवाड़ में कह सकते हैं कुंभकर्ण का किस्सा खत्म। अब बात आती है दूसरा जो बेटा था, उस दूसरे पुत्र का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। अब जब नाम मैंने रतन सिंह बोला है ना, तो थोड़ा सा कैसे लगता है किसी बच्चे का नाम है। जैसे इस नाम के आगे, चूंकि जिन्होंने मेरे पीछे वाले वीडियो देखे हैं, कल की या परसों की क्लास देखी है ना, उनको पता है कि मेवाड़
के अंदर जो राजपूत शाखा चलती आ रही थी, गुहिल वंश चलता आ रहा था, गुहिल वंश से दो भागों में बंट जाता है। और वो जो दो भाग थे, एक तो रावल शाखा थी और दूसरी राणा शाखा थी। हम लोग रावल शाखा को पढ़ते आ रहे हैं। राणा शाखा जो है वो एक साइड में सिसोदा गांव के अंदर आगे फलती फूलती जा रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरफ हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, मेवाड़ पर हम जो पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये राणा जो शाखा है वो कहां पर है, सिसोदा गांव में। इसीलिए कहा जाता है कि वहां के जो शासक है वो सिसोदिया कहलाए थे। गांव कौन सा था, सिसोदा गांव था। तो राणा शाखा वहां पर ये राहप ने स्टार्ट की थी। राहप ने, किसने, राहप ने स्टार्ट की थी। अब ये जो शाखा मेवाड़ पर चल रही है, ये कौन सी शाखा है, ये है गुरुजी रावल शाखा, ठीक है ना। अब इस रतन सिंह के नाम के आगे आप नाम लगा के देखो, रावल रतन सिंह, तो बहुत सारी चीजें आपके याद आ जाएगी कि रावल रतन सिंह कौन था। पहली बात, ये रावल रतन सिंह इज द लास्ट रूलर ऑफ गोहिल डायनेस्टी। गोहिल राजवंश का या गोहिल वंश का ये अंतिम, या रावल शाखा का, माफ कीजिएगा, रावल शाखा का ये अंतिम शासक था। रतन सिंह जो है वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, रावल शाखा का अंतिम शासक, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है, तो वो है रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह की जैसे ही घटना आपके दिमाग में आती है, या नाम जैसे ही दिमाग में आता है, मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी में भी उसको आपने पढ़ा होगा, और हिस्ट्री की बराबर जो तैयारी करने वाले हैं उन्होंने तो पढ़ा ही पढ़ा है। मलिक मोहम्मद जायसी, और एक हिंदुस्तान के अंदर एक मलिक मोहम्मद जायसी की ही लिखी गई जो किताब थी, उस किताब के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, और बहुत सारा बखेड़ा भी खड़ा हुआ था उस फिल्म को लेके, सेंसर बोर्ड के साथ में कह सकते हैं, या उस फिल्म के अंदर जो लोग अभिनय करने वाले थे उनके साथ में कह सकते हैं। बाद में रफा दफा हुई, फिल्म रिलीज भी होती है और बहुत अच्छी खासी वो फिल्म चलती भी है, ठीक है ना। हम लोग चर्चा किसके कर रहे हैं, रावल रतन सिंह की। इज द लास्ट रूलर ऑफ रावल ब्रांच, रावल रतन सिंह पढ़ रहे हैं हम लोग, रावल रतन सिंह। पहली बात तो इसके बारे में आपने जान ली, क्या जानी, कि सर जी ये रावल शाखा का अंतिम शासक था, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं मैं। एक ग्रंथ का नाम सुना होगा जिसका नाम था पद्मावत। ग्रंथ का नाम क्या है, पद्मावत, ठीक है। और इसी नाम पर एक फिल्म निकल के आती है, पद्मावती, ठीक है ना। और वो जो ग्रंथ लिखा गया था वो किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि अब तो कहते हैं ना कि ये दाल चावल हो गया है, लेकिन कोई टाइम ऐसा था कि इसको लेके बहुत प्रश्न हर एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता था। अभी तो क्या कि बच्चे बच्चे को चप्पे चप्पे पर इसके बारे में छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन है। हिंदी में भी इसकी रचनाओं को हमने पढ़ा है, और हिस्ट्री के अंदर तो सबसे बड़ा उसका फेमस ग्रंथ था जिसका नाम था पद्मावत। अब ये पद्मावत कौन है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि रावल रतन सिंह जो था, रावल रतन सिंह बहुत तगड़ा योद्धा था, ठीक है ना, और बहुत ही सुंदर था। तो एक बार ये क्या होता है कि सिंगल द्वीप शिकार करने के लिए, या सिंगल द्वीप कह सकते हैं कि ऐसे ही घूमने के उद्देश्य से जाता है, सिंगल द्वीप। चलिए मैं नाम नोट कर देता हूं क्योंकि वोकेबलरी भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। सिंगल द्वीप, ये सर जी सिंगल द्वीप कहाँ है, तो एंशियंट नेम ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंगल द्वीप जो है वो श्रीलंका का प्राचीन नाम है, ठीक है ना। तो सिंगल द्वीप का एक राजा था वहां का जिसका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था, गंधर्व सेन, ओके। और गंधर्व सेन की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती, पद्मनी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही नाम इतिहास के अंदर फेमस हुए थे, ठीक है ना, पद्मनी। और यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, एक नाम और याद रखना, हीरामन। क्या है सर जी ये हीरामन, तो ये है तोता है एक। रानी पद्मनी
एक अपने साथ हमेशा पेट एक जानवर रखती थी, पालतू एक पक्षी रखती थी, और वो एक तोता था, और उस तोता का नाम क्या था? हीरामन तोता। क्या नाम था? हीरामन तोता। ठीक है ना? तो जब रतन सिंह सिंगल द्वीप जाता है, गंधर्व सेन से मिलता है, और दरबार में जब पद्मिनी को देखता है तो रतन सिंह मोहित हो जाता है पद्मिनी को देख के, और उससे शादी करने की प्लानिंग करता है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि पद्मिनी ने, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पद्मिनी को पता था कि चित्तौड़ या मेवाड़ के ये राजा राजकुमार हैं, और बहुत सुंदर भी थे रतन सिंह जी। ठीक है ना? लेकिन पद्मिनी भी कहते हैं कि बहुत तकड़ी विद्वान थी, और उसने भी कई शर्तें रखी कि मैं सीधी शादी तो नहीं करने वाली, ठीक है ना, लेकिन मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कोई ऐसा कोई परीक्षा ली थी, ठीक है ना, और उस परीक्षा के अंदर राहुल रतन सिंह कहते हैं कि हालांकि किंवदंतियां ही हो सकती है, ऐतिहासिक पहलू भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने साझा करने की कोशिश की है। बाकी और उससे संबंधित अपने को तो जो काम की बातें वो यही है कि गंधर्व सेन कौन है, पद्मावती कौन है, पद्मिनी कौन है, हीरामन तोता कौन है, सिंगल द्वीप क्या है, पद्मावत क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी क्या है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रानी पद्मिनी का विवाह या राजकुमारी पद्मिनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ हो जाता है। और रावल रतन सिंह कौन है? रावल रतन सिंह है समर सिंह का छोटे वाला बेटा, मेवाड़ का एक वो शासक जिसके बाद मेवाड़ के अंदर की जो रावल डायनेस्टी है वो खत्म होने जा रही है। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो ये गंधर्व सेन की बेटी के साथ सिंगल द्वीप की या सिंगल देश की वो पद्मिनी जो थी उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है। और जिस टाइम रावल रतन सिंह की शादी होती है किसके साथ? पद्मावती के साथ। उस टाइम दिल्ली का बादशाह कह सकते हैं, दिल्ली का सुल्तान कह सकते हैं, और उस सुल्तान का नाम क्या था? जग जाहिर है, सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। और जिसने इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है उसको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार का करेक्टर था। अलग अलग प्रकार की महत्वाकांक्षा हुआ करती है राजाओं की, जैसे कि राजा साम्राज्यवाद विस्तारक होता है, राजा प्रजा से स्नेह रखने वाला भी होता है, राजा योद्धा होता है, लड़ाकू होता है। और इनका जो परिवार था ना एक अलग ही टाइप का था। अलाउद्दीन खिलजी का जो परिवार था वो अलग ही टाइप का था। कैसे अलग टाइप का था? अलाउद्दीन खिलजी खुद, बस इसको पता लगना चाहिए कि वहां पर चाहे राजकुमारी है चाहे रानी है, सुंदर होनी चाहिए, शादी करवाऊंगा। आप खुद कोई अलग ही टाइप का था, सीधी भाषा में बोले छक्का टाइप का। ठीक है ना? तो ये इधर उधर जो भी इसको पता चलता है कि वहां की रानी या राजकुमारी अच्छी है, सुंदर है, उसके साथ शादी करवानी है। अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी, बेगम जो थी, वो किसी सेनापति के साथ फरार। अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी वो जालोर के जो ये जो सोनगरा चौहान थे, कानड़ देव सोनगरा का जो पुत्र था विरमदेव चौहान, विरमदेव सोनगरा, उसके साथ सेट थी। तो इनका परिवार कुछ अलग ही टाइप का था, लेकिन बादशाह था दिल्ली का। और चित्तौड़ जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। चित्तौड़, क्योंकि अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना है, मालवा जाना है, गुजरात जाना है, दक्षिण भारत में कहीं भी जाना है, तो फिर ये मेन रास्ता हुआ करता था, इसके पास से गुजरना पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को जो विचार सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये आता है कि मेरे को चित्तौड़ जीतना है, मेवाड़ जीतना है। लेकिन उसी बीच एक और कोई घटनाक्रम घट जाती है। घटनाक्रम क्या घटता है कि कहते हैं, हालांकि देखो इतिहास के कुछ अलग अलग पहलू है, जिसमें एक पहलू जो कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा भी बताऊंगा। एक पहलू ये कहता है कि रावल रतन सिंह के दरबार में एक बहुत ही विश्वास पात्र, रावल रतन सिंह के दरबार में एक विश्वास पात्र पंडित था। कौन था सर जी? पंडित था, विद्वान था, दरबार के जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो काम करवाया करता था, या ज्योतिष कह सकते हैं कि ज्योतिष था अलाउद्दीन खिलजी, या जो भी राज परिवार है वो पूरा का पूरा उनकी बातों को मानता था। उनके द्वारा जो भी राय मशविरा दिया जाता था उसके हिसाब से ये लोग आगे चलते थे। ठीक है ना?
तो उस ज्योतिष का नाम या उस पंडित का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताई दूं ताकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाए, आपके भी समझ में आ जाए बात, ठीक है ना। रानी पद्मिनी सुंदरता की यूं कह सकते हैं कि प्राय थी, इतनी सुंदर थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि राजा का जो प्राइवेट चैम्बर होता है, उस प्राइवेट चैम्बर के अंदर या तो राजा खुद जाता है और या फिर जो महारानी होती है, महारानी की एक पर्सनल जो एकदम बहुत ही क्लोज जो दासी होती है ना, वो जा सकती है प्राइवेट चैम्बर में, और तो कोई जा नहीं सकता। तो कहते हैं कि एक संध्या का टाइम था और रावल रतन सिंह अपने प्राइवेट चैम्बर में था, अपने यूं कह सकते हैं बेडरूम में था, और ऐसे ही उनके अंदर भी कोई हो सकता है कि उस टाइम कोई कामदेव हो सकता है जाग गया होगा, तो ये आपस में एक दूसरे से स्नेह के मूड में थे, प्रेम के मूड में थे। तो उसी टाइम अचानक राघव चेतन क्या है घूमता घूमता, और वही उसके मन में कहते हैं कि राघव चेतन को इतना पता था कि पद्मिनी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, यूनिक है वो, इसलिए वो भी चुपके चुपके पद्मिनी को देखना चाहता था। हालांकि वहां तक जाने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी, और क्योंकि राघव चेतन उम्रदराज भी था, राघव चेतन तो रावल रतन सिंह के पिता के टाइम में भी था, तो रावल रतन सिंह तो राघव चेतन के बेटे के जैसा है, ठीक है ना। परंतु कहते हैं कि स्त्री कुछ भी करवा सकती है। अब वो पद्मिनी की जो सुंदरता है वो बार बार खींच रही है राघव चेतन को अपनी तरफ। वो हालांकि उसके मन में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था, कि ऐसा नहीं है कि वो पद्मिनी के साथ कोई शादी की ऐसी कोई इच्छा थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो केवल और केवल उसकी सुंदरता को एक बार देखना चाहता था, निहारना चाहता था। तो वो उधर आता है, इधर रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी अपने प्राइवेट चैम्बर में मतलब हो सकता है जो भी जिस भी स्टेज में थे, अचानक कहते हैं कि रतन सिंह तो उसको नहीं देख पाया, पद्मिनी की नजर चली जाती है, और पद्मिनी ने तुरंत अपने पति रावल रतन सिंह को कहा कि कोई है यहाँ। इतने में रावल रतन सिंह ने अपने पास में जो एक छोटी सी कटार थी, वो कटार ऐसे ही अंधेरे में फेंक के मारी, जैसे थोड़ा सा मुंह अंधेरा था, संध्या का टाइम था, और वो रतन सिंह जी वहां पर जाके देखते हैं, प्राइवेट चैम्बर के आगे डोर टू डोर जो भी होते हैं वहां जाके देखते हैं, तो वहां कोई नहीं था, जबकि वो जो कटार फेंक के मारी थी, उस कटार के ऊपर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। और वो जो ब्लड लगा हुआ था, तो रतन सिंह जी ने ये तो क्लियर सोच लिया कि कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर आया है, इसीलिए उसी का ये खून है। और जैसे ही उस खून के अंदर, उस ब्लड के अंदर उसने ऐसे स्मेल करके देखा, तो तुरंत रतन सिंह पहचान गया, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, नॉन अदर देन, एक ही व्यक्ति हो सकता है। अब सर जी कैसे पता चला उसको? क्योंकि राघव चेतन एक स्पेशल प्रकार का इत्र काम में लेता था, और उस इत्र की वजह से उसकी होल बॉडी के अंदर उस इत्र की स्मेल थी। वो इत्र उसके पूरे राज दरबार में अकेला राघव चेतन ही काम में लिया करता था। तो वो इत्र की वजह से पहचान गया रावल रतन सिंह की, यहाँ पर और कोई नहीं आया, राघव चेतन ही आया है। अब राघव चेतन को राज दरबार में हाजिर किया जाता है, उससे पहले पूछा जाता है, तो राघव चेतन अब थोड़ा सा, मैं जैसे मैंने आपको कहा यार, वो मद्राज व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, और थोड़ी सी फजीती होती है, बेइज्जती होती है, इसलिए वो आनाकानी कर रहा था। तो अचानक अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, बात को स्वीकार कीजिए, यस, और यदि नहीं करते हो तो न केवल राज दरबार बल्कि मेवाड़ छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। राघव चेतन के भी अपने खुद के स्वाभिमान की बात, प्रतिष्ठा की बात आई। कहते हैं कि राघव चेतन रावल रतन सिंह का दरबार छोड़ देता है, और जब वो छोड़ के निकल रहा है, तो उस टाइम राघव चेतन ने रावल रतन सिंह को, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि धमकी दी थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके मन की ये बात थी। कहते कहते ये कह के गया था कि राघव चेतन को जिस कारण बदनाम किया जा रहा है, आपकी पतन का कारण वही चीज बनेगी, और वहां से निकल जाता है। उसको पता ही था कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है वो किस तरह का करैक्टर है, इसलिए राघव चेतन कहते हैं कि सीधा किसके पास पहुंच जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जा मिल बैठता है, और खिलजी को बोलता है कि आप यहाँ पर इधर उधर बेसुरी लड़कियों के पीछे, रानियों के पीछे दौड़ धूप करे, अरे आपको पता ही नहीं है, मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी
इस संसार में इतनी सुंदर कोई किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस तरह से थोड़ा प्रेरित किया। अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही सोचा बैठा था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा थी चित्तौड़ को जीतने की। अब उसकी महत्वाकांक्षा बदल जाती है कि यार चित्तौड़ तो गया बाहर में, पहले अपने पद्मिनी को अपनाएंगे। कहते हैं कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर 28 जनवरी 1303 को अटैक किया। 28 ऑफ जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया है। और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ जाता है। कब? 26 अगस्त। याद रहे न रहे 1303 तो पक्का याद रखना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के हाथों, अब आप सोचिए कि कितना रावल रतन सिंह जो है कितना बड़ा योद्धा रहा होगा कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसे ताकतवर व्यक्ति को चित्तौड़ जीतने के लिए जनवरी से अगस्त तक 7 महीने का वक्त लगा है उसको। और वो भी रतन सिंह जी के साथ में गद्दारियां भी तो हुई है, उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि राघव चेतन जाके मिला है। राघव चेतन, जैसा मैंने आपको कहा, विश्वास पात्र था, लंबे टाइम से वहां पर ज्योतिष था, तो चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी थी। तो बहुत सारी जानकारियां अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। और ये जो युद्ध होता है 1303 वाला, ये जो युद्ध होता है, मैं थोड़ा सा इस कहानी से हटके एक ईस्वी सन आपको और बताता हूं। और वो ईस्वी सन ये है, आपको 1301 याद रखना है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो 1303 की कर रहे हैं। 1301 याद क्यों रखना है गुरुजी? क्योंकि 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। और 1303 में ये राजस्थान का दूसरा शाका हुआ है, द्वितीय शाका। प्रथम शाखा जो हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था, और दूसरा जो शाखा है वो कहाँ हुआ है? चित्तौड़ में हुआ है। राजस्थान का दूसरा शाखा है, चित्तौड़ का ये प्रथम शाखा है। चित्तौड़ का ये प्रथम शाखा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे। एक रतन सिंह के टाइम में हुआ है, उसके बाद हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये राजस्थान का दूसरा शाखा है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो रणथंभौर के अंदर हुआ था, राणा हमीर के टाइम में, ठीक है ना। चलिए, तो रावल रतन सिंह मारा जाता है। और इस युद्ध के अंदर कौन मारा जाता है? तो 2 कैरेक्टर आपको और याद रखने हैं, और वो जो 2 कैरेक्टर हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है गोरा और दूसरे का नाम है बादल। क्या नाम है? एक का नाम तो है गोरा और दूसरे का नाम क्या है? बादल। ये दोनों भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। गोरा कौन है सर जी और बादल कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं कि गोरा जो था वो पद्मिनी का चाचा था। गोरा जो था वो कौन था? पद्मिनी का चाचा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो पद्मिनी का चाचा है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सर जी फिर ये बादल कौन है? तो बादल जो था वो पद्मिनी का भाई था, ठीक है ना। बादल कौन था? ये पद्मिनी का भाई था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये गोरा और बादल, ये दोनों इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मावती और रावल रतन सिंह की एक रानी और थी जिसका नाम था, याद रखना आप, नागमती। एक तो पद्मिनी तो पटरानी महारानी है ही है, इसके अलावा नागमती। इन रानियों के नेतृत्व में कुल 1600 महिलाओं ने जौहर किया था उस टाइम, अग्निकुंड के अंदर जल के अपनी ये लीला समाप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी कोशिश कर ली, पागल हो गया था। पूरे दुर्ग के चारों तरफ एक पागल वेशियार भेड़िए की तरह भटक रहा है कि एक बार चलिए मैं उसको अपनी पत्नी नहीं बना सकता, देख तो लो कैसी है। लेकिन वो राजपूत वीरांगना अपने पतिव्रत को निभाने के लिए उसने, मतलब ये समझ लो कि अलाउद्दीन खिलजी की परछाई तक नहीं पड़ने दी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पैंतरे चले थे, पहले आया है, दोस्ती की है रावल रतन सिंह के साथ, रावल रतन सिंह को 1-2 बार दिल्ली दरबार में भी बुलाया, बहुत कुछ चालें चली गई थी, बहुत कुछ चालें चली गई थी। लेकिन रतन सिंह तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि दुनिया से चले गए, लेकिन उसकी जो वीरांगना पत्नी थी
अपनी शक्ल तक नहीं देखने दी अलाउद्दीन खिलजी। पागल होके ही निकला था वहां से, पागल होके, कुछ नहीं मिला था। न तो ये कह सकते हैं कि वो मिली, और बदले में दुनिया भर का नुकसान हो गया था। ठीक है ना। तो कुल मिला के अब प्रश्न ये बनता है, मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत, पद्मावत या पद्मनी वॉज द वाइफ ऑफ रावल रतन सिंह। और पद्मनी जो थी वो सिंगल द्वीप, जो कि वर्तमान श्रीलंका है, वहां के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। और शादी होती है रावल रतन सिंह, जो कि समर सिंह के बेटे हैं, मेवाड़ के शासक। और रावल रतन सिंह के टाइम में 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। दो कारण थे, एक तो चित्तौड़ जीतना, दूसरा कारण था पद्मनी को प्राप्त करना। और इस युद्ध के अंदर गोरा और बादल नाम करके दो वीर शहीद हुए थे। पद्मनी का चाचा गोरा था, पद्मनी का भाई बादल था, और 1600 महिलाओं ने जौहर किया था उस टाइम। इज दैट क्लियर। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो भी उस युद्ध के अंदर साथ था, और अमीर खुसरो ने भी अपनी पुस्तकों के अंदर इस युद्ध का वर्णन किया है। आ गई बात समझ में। चित्तौड़ जीत लिया है, किसने जीत लिया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ को जीतने के बाद अपना जो बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था खिजर खां। क्या नाम था सर जी? खिजर खां। खिजर खां को दुर्ग सौंप देता है, खुद दिल्ली चला जाता है। और खिजर खां जो चित्तौड़ का दुर्ग है, उस दुर्ग का जिस टाइम शासन संभालता है, अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम भी चेंज कर दिया। और नाम क्या रख दिया? वो रख दिया सर जी खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद, चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा, और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। अब कहते हैं कि खिजर खां भी वहां पर कोई ज्यादा टाइम तक नहीं रुका, 2-1 साल तक रुका था। अब यहाँ पर चित्तौड़ में उसका हो सकता है मन ही नहीं लगा होगा, इसलिए उसने क्या किया, खिजर खां ने अपना, इनका एक विश्वास पात्र था। अब वो विश्वास पात्र कौन था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैं जालोर के सोनग्रा चौहान आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं बताऊंगा। कानड़दे जो चौहान थे, कानड़दे चौहान, सोनग्रा चौहान जिसका बेटा ब्रह्मदेव चौहान है, ब्रह्मदेव के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी वो शादी करना चाहती थी। ठीक है ना। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। सबके नाम भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन उस युद्ध में जब बताऊंगा तो थोड़ा ठीक ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको कह रहा था कि अभी जो युद्ध आपका दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, उसका नाम है खिजराबाद। और दुर्ग के ऊपर शासन कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, जिसका नाम है खिजर खां। ओके। अब 2 साल यहाँ टिकने के बाद खिजर खां यहाँ से थक हार के दुर्ग जो है, इस दुर्ग का कार्यभार उसने सौंप दिया। किसको? अब अपने को पता है कि कोई विश्वास पात्र होता है उसी को सौंपा जाता है, और उसका विश्वास पात्र था कानड़दे सोनग्रा जो चौहान है, उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम था मालदेव चौहान, मालदेव सोनग्रा। ठीक है ना। अब ये भी लड़ाई झगड़ा करके ही आया था, वो उस कहानी में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना। सब लड़ाई झगड़े की कहानियां है। ठीक है ना। तो मालदेव सोनग्रा को ये खिजराबाद सौंप दिया। मालदेव सोनग्रा को इतिहास के अंदर एक नाम से जाना जाता है, वो याद रखना। इसको बोला जाता है मुछल्ला मालदेव। क्या बोला जाता है? मुछल्ला मालदेव। कौन था ये? कानड़दे चौहान का रिश्तेदार था। मैं डिटेल में इसके बारे में भी आपको जब जालोर के सोनग्रा पढ़ाऊंगा उस टाइम इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओके। अब ये जो 1313 से लेके 1315 तक चित्तौड़ के ऊपर खिजर खां रहा, उसके बाद में मालदेव मुछल्ला को सौंप दिया, वो चला जाता है। और कहते हैं कि मालदेव जो मुछल्ला है, उस मालदेव मुछल्ला का एक बेटा था जिसका नाम था जैसा। क्या नाम था? जैसा। ये जैसा कौन है? मालदेव मुछल्ला का बेटा। और 12वीं की किताब के अंदर मालदेव सोनग्रा का ही बेटे का नाम बनवीर दिखाया हुआ है। ठीक है ना। ये 12वीं की पुस्तक में दिखाया हुआ है, ये इतिहास की किताबें जो रजिस्टर्ड बुक्स है उसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है ना। दोनों में अब दोनों ही सही है। जैसा आता है तो जैसा करो, बनवीर आता है तो बनवीर करो, जैसे भी आता है करना है अपने को। ठीक है ना। तो कहते हैं कि मालदेव सोनग्रा के बाद उसका बेटा जैसा या बनवीर चित्तौड़ के ऊपर या खिजराबाद पर शासन कर रहा है, क्योंकि गोहिल वंश
कि जो रावल शाखा थी वो तो खत्म होगी। कैसे खत्म हुई? क्योंकि रावल रतन सिंह निपुत्र खत्म हुए हैं, उसके बाद में वहां पर कोई भी राजा नहीं है। रतन सिंह का जो भाई था वो तो नेपाल चला गया, जिसका नाम क्या है, कुंभकर्ण है। अब बात यहाँ आती है कि चित्तौड़ दुर्ग है तो अलाउद्दीन खिलजी के पास, लेकिन आगे सौंपा हुआ किसको है, मुछल्ला मालदेव के बेटे जैसा बनवीर के पास में है। ठीक उसी समय इतिहास करवट बदलता है, और करवट क्या बदलता है कि साइड में जो सिसोदा गांव था, उस सिसोदा गांव के अंदर जो सिसोदिया शासन कर रहे थे, और वो सिसोदिया जो अपने आप को राणा कहते थे, राणा शाखा जो चल रही थी, उन्हीं राणा शाखा के अंदर एक राणा होता है जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है? राणा हमीर। राणा हमीर, दोबारा बता देता हूं, क्या नाम है? राणा हमीर। कहां था ये? सिसोदा गांव में शासन कर रहा था। अब इनको पता तो चली गया कि हमारे जो भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार जो मेवाड़ पर शासन करते थे, उनका नामो निशान, वंश खत्म हो गया है, और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेज छोड़ा गया कि चमचा है। तो हमीर चौहान ने अटैक किया और कहते हैं कि यहां से दुर्ग वापस राणाओं के पास आता है। तो यहां तक ही इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अब राणा हमीर से आगे, चूंकि राणा हमीर एक अपने आप में टर्निंग पॉइंट है। अभी गुहिल वंश का कौन सी शाखा अब तक चल रही थी? रावल शाखा चल रही थी, और हमीर के साथ ही कौन सी शाखा आ जाती है? राणा शाखा आ जाती है। राणा शाखा के ऊपर भी लगातार मेरी सीरीज में आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। दीजिएगा इजाजत मुझे, और मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो भी राजस्थान हिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर को लेके किसी भी तरह की क्वेरी है, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कहे अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बना के अपलोड करूंगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, अगर किसी तरह से मेरे द्वारा बताया गया कोई साक्ष्य हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो, तो भी मुझे बताइएगा। आपका रिस्पॉन्स मेरे पास आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, दोस्तों के अंदर जरूर बांटिएगा, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।